माननीय उपसभापति महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल 26-27 पर बोलूं उसके पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन में पधारे थे और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में एक रिकॉर्ड बनाया है। 8,932 दिन तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहने का एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। उसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये रिकॉर्ड जो बनाया माननीय उपसभापति महोदय, उसका भी कारण श्रोताओं में एक हमारे श्रीमान जयराम जी बैठे हैं, पर उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रोता यदि ज्ञान निधि होता है तो वक्ता को आनंद आता है। तो आप ज्ञान निधि के रूप में वह विराजमान है, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो बजट है, अप्रोप्रिएशन बिल जो है, मैं थोड़ी बहुत ये राजनीति में रहकर आर्थिक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सब लोगों ने इसको बार बार बताया 53.58 लाख करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक, 53.58 लाख का हमारा बजट, और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो 162.84 लाख करोड़ का है। इसमें दो प्रकार के व्यय शामिल हैं। एक व्यय है जो पूंजीगत व्यय है, राजस्व व्यय है और भारित व्यय है। भारित मतलब दत्तमत है और प्रदत्त है, कुछ चार्ज एक्सपेंस है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जो किस्त चुका रहे हैं अपन लोन की, उसके 95 लाख करोड़ रुपया अलग से है, उसके ब्याज का 14.10 लाख करोड़ रुपया अलग से है, और उन सब का विवरण इसमें किया गया है। लेकिन चूंकि वो वित्तीय भार नहीं है, वो उधार से आएगा और इधर से आएगा और उधर चला जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर उसका पूरा विवरण किया गया है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन बिल है। तो इसलिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है और जो बजट है, इसको हम किन किन आधार पर देखें तो आम जनता के लोक कल्याणकारी बजट हो, पहला काम इसका ही। दूसरा काम है कमजोर वर्ग की सुरक्षा, तीसरा काम है मजबूत आर्थिक आधार, और चौथा नैतिक एवं अनुशासित शासन। ये हमको देखने की बात। तो इन चार कसौटियों पर अगर इसको कसते हैं तो हमको इसका पता लगता है। और एक कौटिल्य का श्लोक है, वो मैं बोलकर शुरू करता हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञे, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्म प्रिय हितम राज्ञे, प्रजानाम तु प्रियम हितम। यानी राजा का सुख, शासन करने वाले का सुख प्रजा के सुख में है, और प्रजा के हित में ही उसका हित है। और एक आदर्श कल्याणकारी राज्य वही है जो आम जनता के हित को सर्वोपरि रखे। ये जो कौटिल्य का अमर वाक्य है, इस वाक्य को नरेंद्र मोदी जी ने प्रमाणित किया। उदाहरण के लिए अपन देखें, आर्थिक मामलों में मैं आऊंगा, राजस्व के मामले में, महंगाई के मामले में, और अभी अपना जो शुरू किया था उसमें हमारे मित्र डांगी साहब जो हमारे दिन भय, उन्होंने शुरुआत की थी, गैस में लाने लगा दी और कर दी, उन सब पर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन पहले मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि एक टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति करी मोदी, आर्थिक क्रांति के साथ वैचारिक क्रांति भी करी। आज हम यहां बैठे हैं, ये संसद भवन बना है, ये राज्यसभा बनी है, ये लोकसभा बनी है, इसकी गैलरीज बनी है। उसको अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि हम आज इस लोकतंत्र में के मंदिर में हैं। लेकिन इसके पहले भारत में लोकतंत्र का क्या स्वरूप था, युग युग में भारत किस प्रकार का था, उसका वर्णन इन गैलरीज में है। आज कोई भारत की संसद देखने आएगा और भारत की संसद के गैलरीज को देखेगा तो उसको पता लगेगा कि ये किस देश की संसद है। ये विचार
इस प्रकार की कल्पना करके इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। लेकिन इस संसद भवन का निर्माण किया उस समय उनको एक बात भी ध्यान रही कि वो जो पुराना संसद भवन था वो उसने संविधान दिया, इसलिए उसको संविधान सभा का नाम दिया, उसका भी सम्मान रखा और ये भी सम्मान हुआ। उसी प्रकार से चिंतन की बात बता रहा हूं। ये राजपथ था, क्योंकि अंग्रेज के राजा किंग आते थे तो राज का पथ हो गया। लेकिन अब लोकतंत्र में जो जीत कर आए हैं वो राज करने के तो केवल आए नहीं, प्रशासन चलाने के लिए आए, लेकिन वो कर्तव्य के पथ पर आते। इसलिए आज ये सुभाष बाबू की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये जो कर्तव्य पथ बना है वो हमारे कर्तव्य को हमेशा याद दिलाता रहे, इस प्रकार की सोच के साथ। फिर कर्तव्य पथ के साथ साथ कर्तव्य भवन भी बना दिए। ऑफिस में बैठते थे, अफसर बनकर बैठते थे। हम अफसर हैं, अफसर नहीं भाई, आप लोक सेवक हो, इसलिए आप कर्तव्य भवन में बैठो, आपको कर्तव्य करना है, काम करना है। और इसका दूसरा उदाहरण देखो, पीएमओ ये होता था, अब कर दिया सेवा तीर्थ। ये मैं यहां बैठा हूं इसलिए सेवा करने के लिए बैठा हूं, इसलिए वो सेवा तीर्थ नाम उसका कर दिया। ये टोटल रिवॉल्यूशन, ये एक काम ही नहीं हुआ। तो यार दिल्ली का भी आप रिवॉल्यूशन देखो। अब ये आपके नॉर्थ विंग और साउथ विंग थी, अब इनके सारे दफ्तर चेंज हो गए, प्रधानमंत्री का भी हो गया, गृह मंत्री का भी हो, सबका हो गया। और अब वो क्या हो रहा है, अब वो बन रहा है म्यूजियम। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा वो आएगा युगे युगे न भारत है। सतयुग से कलयुग तक जिस भारत के रथ की महिमा काल चक्र मानता है, उस काल चक्र का पूरा विवरण युगे युगे न भारतों में वहां पर होगा। यह मोदी जी की सोच, ये सोच है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे यहां कहावत है कि स्वयं एवं मृगेंद्रता। जंगल में जब शेर रहता है ना तो वो स्वयं ही मृग का राजा बन जाता है। लेकिन मैं इसको बदल कर कहना चाहता हूं कि विक्रमार्जित कार्येषु स्वयं एवं निरंतरता। अपने विक्रम से अर्जित कार्यों के कारण से 8,932 दिन तक शासन करने का काम उनके कार्यों के कारण से हुआ है। इसलिए ये उनको बधाई देते हुए मैं अब विनियोग विधेयक पर आगे चलना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और दीर्घकालीन स्थिरता, ये 3 इकोनॉमिक्स के सिद्धांत। आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक कल्याण साथ साथ। भारत अगर सोने की चिड़िया हो लेकिन गांव का आदमी गरीब हो तो वो सोने की चिड़िया कोई काम की नहीं। इसलिए उस आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी चाहिए और दीर्घकालीन स्थिरता चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला काम वो चाहिए। और इसका आज आप एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा। माननीय मोदी जी जब आए और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने गंभीरता के साथ चुनौती भी स्वीकारी और गंभीरता के साथ सावधान भी किया, और देश के हित में, राष्ट्र के हित में और विश्व शांति के हित में ये क्या करना चाहिए उसका भी पूरा विवरण उन्होंने किया। अब मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूं कि हमारे लोग कह रहे थे गैस की लाइन लग गई, गैस की लाइन लग गई। ऐसा कौन सा देश है इस समय दुनिया में जिसके तट पर अमेरिका का जहाज भी आकर खड़ा हो और रशिया का जहाज भी आकर खड़ा हो, दोनों आकर कहते ये तेल भारत के लिए है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका का जहाज भी एलपीजी लेकर आ गया और रूस का जहाज जो चीन जा रहा था वो भी रास्ता बदलकर भारत आ गया। इसको मोदी कहते हैं। आया उस हार्मोज स्ट्रीट में कोई नहीं निकल रहे थे, अपने 5 जहाज निकल कर आ गए। ये काम वो इसलिए कर रहे हैं कि भारत की आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। यह काम है शासन करने वाले का।
और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम इसकी कमी नहीं आने दें। 27 देशों से आता था, अब 41 देशों से खरीदने। और ये राजा का मतलब शासन करने वाला का एक कर्तव्य था, उस कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं। पर यहां उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो कई समस्याएं भी पैदा होगी। वो समस्याएं केवल भारत के लिए पैदा नहीं होगी, वो समस्याएं दुनिया के लिए पैदा होगी। आप एक छोटी सी बात मैं आपको निवेदन करता हूं, ईरान ने बहरीन पर, सऊदी अरब पर, ओमान पर, सब पर हमला किया, लेकिन अब अपन सब जानते हैं कि वो तेल उत्पन्न करने वाले, गैस उत्पन्न करने वाले देश हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है तो उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा कर कर पीने के संयंत्र लगा रखे हैं। और ईरान ने उनको चेतावनी दी कि अगर मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर हमला होगा तो मैं तुम्हारा जो पानी पीने का है ना वो बंद कर दूंगा। तो जब पानी उनका नष्ट होगा तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल कहां से आएगा? तो इस बात की भी उन्होंने ध्यान दिलाया। तो मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वो भी इस बात को सुने। ये सारी बात कही। फिर उन्होंने कहा कि भारत के स्थान को बड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे बात करी, इजराइल से बात करी, ईरान से बात करी, सारे खाड़ी के देशों से बात करी, एक बार नहीं 2 बार बात करी, पुतिन साहब से बात करी, उनसे बात करी और भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का काम किया। उनका मूल काम भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का था, वो काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चिंतन है और चिंतन के आधार पर उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर अपन आर्थिक स्थिति को देखें। तो उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो विकास पहले और उपभोग बाद में, इस नीति को इस बजट के और एप्रोप्रिएशन मिल के बारे में से आपको सोचना चाहिए। दूसरा, आत्मनिर्भरता, यह बड़ी पॉइंट है। मैं माननीय सदस्यों भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सोचें, जब जब कोई संकट आया है तो चेन चलाना पड़ता है। और यह खाड़ी का जो है वो भारत के लिए चिंतन का विषय भी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूं कि इतना पेट्रोल लगता था, इतना डीजल लगता था, अभी भारत सरकार ने 15,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर सभी राज्यों को दी है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ईवी पर आ जाओ। भारत सरकार ने सारा ब्रॉडगेज 90%, 99% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया पूरी ट्रेनों को। डीजल का, पेट्रोल का कम हो गया, ईवी से कम हो रहा है। अब मैं अपील करना चाहूंगा कि पहले हम लकड़ी चूल्हे में डालकर खाना बनाते थे, फिर कोयले पर भी आ गए, फिर केरोसिन पर आ गए, स्टोव पर आ गए, एलएनजी पर आ गए, पीएनजी पर आ गए। अब समय आ गया है जब बिजली पर आना पड़ेगा। इंडक्शन जो है ना उनके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कल कोई देश ही अपने खिलाफ हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, तो भारत को इसको चुनौती के रूप में भी मोदी जी ने स्वीकार किया है और इसलिए हमको भी इसको स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली जो है उसके लिए भी उन्होंने नया काम कर दिया। सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये सारे काम करे, किसानों को सूर्य घर। तो ये सारी चीज जब हमारे पास आएगी तो हम उस ओर बढ़ेंगे। तो ये दूसरा बड़ा काम किया उन्होंने। तो आज हमको इस बात की सोचने की जरूरत है। आज इस बात को सोचने के बजाय, हमको एक साथ खड़ा होने के बजाय, हमने कितना बड़ा काम किया, इतना पैनिक क्रिएट किया। लोकसभा, राज्यसभा, कई विधानसभाओं में भी सिलेंडर ले लेकर बैठ गए, उसका वो ले लेकर, और 50 लाख सिलेंडर जो रोज बुक होते थे, उस पैनिक के कारण से 95 लाख सिलेंडर बुक होने लग गए। ये
पैनिक क्रिएट कर दिया, लाइन में लग गए, अभी जाकर क्या अभी लाइन में लग गए। अरे भाई यार 25 दिन में तुम्हारा आएगा, 45 दिन में तुम्हारा आएगा, इसको सोचा नहीं। अगर थोड़े से 4-5 दिन सोच लेते, अब तो वो फेल हो गया काम, खाली डब्बा खाली बोतल, क्योंकि वो लाइन तो खत्म हो गई, वापस 50 लाख पर आ गए। इससे शॉर्ट टर्म का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, पर देश का नुकसान हो जाता। इसलिए वो राजनीतिक लाभ लेने के बजाय आज मोदी जी ने अपील की कि हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और मैं समझता हूं सबको इस समय एक साथ खड़ा होना चाहिए। यही राष्ट्रीय आवश्यकता आज की है और ये इनका संदेश। अब माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस एप्रोप्रिएशन के बिल के माध्यम से क्या क्या काम किए, वो मैं आपको सामने बताना चाहता हूं। गैर महंगाई वाली वृद्धि, जीडीपी बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन महंगाई नहीं बढ़े। यह मूल सिद्धांत पर सरकार चली है। आज देखिए आसपास के देशों को देखिए, मैं उनकी तुलना नहीं करता। लंका ने 3 दिन का सप्ताह कर दिया, पेट्रोल डीजल इन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान ने 100 रुपए 55 रुपए बढ़ाए, फिर 20 रुपए और बढ़ा दिए। बर्मा की हालत है, नेपाल की हालत, चीन में तो अभी वहां से आ रहा है ईरान से, तो वो सारों की हालत खराब है। लेकिन उस परिस्थिति में चारों तरफ जो कांटे बिछे हुए हैं, उनमें भारत को कमल की फूल की तरह से खिला कर रखा, यहां लाइनें नहीं लगी। ये काम किया मोदी जी। ये लोटस इसीलिए है, ये लोटस। तो अब मैं कह रहा था कि जीडीपी वृद्धि लक्ष्य 7% हो रहा है हमारा, लेकिन उसके साथ महंगाई नियंत्रित है 4.45 के बीच में। 9 से नीचे, अर्थशास्त्र का सिद्धांत कि 9 से नीचे अगर इन्फ्लेशन रहता है तो देश की आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है, और भारत की आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है कि 4 और 5 के बीच में महंगाई की दर रहती। यह मोदी जी का काम। अब सबसे बड़ा जो इसका बजट का सूचकांक है वो राजकोषीय घाटा है। तो जीडीपी का कितना होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एफआरबीएम एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जीडीपी के साथ साथ राजकोषीय घाटा 4.3 की दर पर है। इससे बढ़िया कोई राजकोषीय नियंत्रण नहीं हो सकता, वो सरकार ने किया है। आगे चलकर आप देखिए ऋण और जीडीपी का अनुपात, ऋण में और जीडीपी का अनुपात में अगर 50% है तो 2030 तक हमारी घोषित नीति के आधार पर उसको 50% तक लाने का काम है। ये काम जिस दिन 2030 तक हो गया, उस दिन भारत विश्व की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों में समाहित हो जाएगा। इस बजट का ये काम है, उसकी ओर चल रहे हैं। ज्यादा रोजगार, काम और विकास, ये होता है पूंजीगत बेस। और इस साल के बजट में एप्रोप्रिएशन बिल में हम जो रुपए दे रहे हैं वो 12 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक साल में सरकार खर्च करेगी। इतना बड़ा काम ये इस बजट और एप्रोप्रिएशन के माध्यम से है, और इसका लक्ष्य है बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास को बल देना। यानी हमारा जो मूल ढांचा है, अर्थव्यवस्था उस ढांचे को मजबूत करती है, तो सबसे बड़ा काम होता है वो इसमें रखा गया है। पहला पॉइंट में इस पर जो आर्थिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आता हूं बाहरी स्थिरता, एक्सटर्नल जो हमारा है उसमें हमारी क्या स्थिति। उसमें अगर जाएंगे अपन तो मजबूत विदेशी मुद्रा का भंडार है। 800-900 अरब करीब रुपया डॉलर के खिलाफ अपना विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, जिसमें अगर एक्सपोर्ट भी नहीं करे अपन कुछ और लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 5-6 महीने तक हमारा पेमेंट करने का स्थान भारत के पास है। ऐसी विदेशी मुद्रा की स्थिति, फॉरेन रिजर्व हमारे पास है।
ये हमारे अर्थव्यवस्था का कारण है। इस बार का जो बजट, ये जो बजट है, इसमें जो घाटा होगा वो 2.3% ही। यह बहुत बड़ा काम आर्थिक रूप से सरकार ने तय किया है। सेवाओं का निर्यात, हमको जो पैसे आते हैं, हमारे लोग जो बाहर जाते हैं, वो बहुत बड़ा काम है हमारा। मोदी जी ने आज कहा भी है कि 1 करोड़ लोग तो हमारे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनमें से 3,75,000 को सुरक्षित भारत वापस लिया है। ये बड़ा काम हुआ और बाकी को ला रहे हैं। लेकिन वो जो सेवाओं का निर्यात है वो 387 अरब डॉलर का है। ये बहुत बड़ा काम। हमारी जो विदेशी मुद्रा की आय है उसमें सबसे बड़ा काम ये इस बजट में से, इस एप्रोप्रिएशन में अपन को साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में रणनीतिक उद्योगों की हमारी भागीदारी है। अब हमने आगे फिर क्या किया है कि हमने और बहुत चेंज किए। रेल कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे, ये परिवहन, ये यातायात, ये आवागमन, ये अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत करते हैं, रोजगार बहुत उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनी। माननीय सभापति महोदय, आप गांव में जाओ, जिस गांव का स्टैंड है, बस स्टैंड, वहां 20-25 दुकान आपको सड़क के किनारे मिल जाएगी। तो ये रोड जो है वो ग्रामीण विकास का, ग्रामीण रोजगार का बहुत बड़ा विकास का पहिया है साहब। तो इस रोड पर इतना काम कर रहे हैं। रेल कॉरिडोर, मालवाहक कॉरिडोर और जल मार्ग की परियोजनाएं, ये इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम हो रहा है। एफडीआई $1 ट्रिलियन की हो गई हमारी। यह बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की हमारी मजबूती का आधार है। और गैर पेट्रोलियम निर्यात $374.1 अरब का होगा। यह निर्यात की हमारी वृद्धि, आयात में 50% कमी और निर्यात की वृद्धि। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्यात है अपना, वो $38 अरब का होगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, जब सरकार की बातों की चर्चा करें तो ये दशक जो है ना, वो सामरिक नहीं, सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक आधार पर भी उड़ान भरने का यह मोदी जी का है। और इसलिए काम उन्होंने साकर किया है। अब आप देखिए, ये सारा काम तो हुआ, लेकिन इनको चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्थागत सुधार होना जरूरी है। तो सबसे पहला काम किया, नौकरशाही में निर्णय लेने की गति को बढ़ाया। ये फाइलें फिरती थी ना, यूं यूं करके करके, फाइलों के बारे में कहावत चलती थी कि भाई इस पर कुछ बोझ रखोगे ना तो फाइल आगे चलेगी। मतलब कुछ रुपए पैसा, कुछ कमीशन इसमें रख दो तब फाइल आगे चलेगी। लेकिन ये फाइल बिना कमीशन के ही चल रही है। और जवाबदेही और साहसिक निर्णय क्षमता मजबूत करना। कितने साहसिक निर्णय लिए मोदी जी ने, एक के बाद एक गिनाने का समय नहीं। आर्थिक में आज मामले पर चर्चा कर रहा हूं, तो ये सारा निर्णय लिया प्रशासनिक ढांचे से। अब उसमें देखिए नया आयकर आया। अब ईज टू डूइंग बिजनेस, ईज टू लिविंग लाइफ, इसके लिए जन विश्वास कानून लाया गया। और जन विश्वास कानूनों में कितने संशोधन कर दिए, 2 आ गए जन विश्वास। उसमें आमूल चूल परिवर्तन के, उन पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पर किए। अब कुछ तो एक वन विभाग के ऐसे काम थे जिसमें अपन ने देखा कि एक बकरी या भेड़ किसी आरक्षित जंगल में घुस गई तो वो बेचारे ले आते थे किसान वापस, उसकी 3 महीने की सजा थी। उन सबको उठा दिया, क्रिमिनलाइजेशन जितना था उसको आर्थिक जुर्माने के आधार पर कर दिया, वो काम किया। लेकिन टैक्स की अवधारणा को बदल दिया। नया इनकम टैक्स का कानून आ गया,
अब फेसलेस काम हो रहा है। मैं रिटर्न भर रहा हूं, मेरी रिटर्न किसके पास जाएगी और उसका निर्णय कौन करेगा, यह आयकर भरने वाले को भी पता नहीं है और आयकर का निर्णय करने वाले को पता नहीं है कि मैं किसके आयकर का निर्णय कर रहा हूं, और मुझे पता नहीं कि मेरे आयकर का निर्णय कौन करेगा। इस प्रकार के बहुत से काम किए, उसका परिणाम हुआ कि आयकर की सारणी भरने वालों की संख्या बढ़ गई, आयकर का टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई और वो काम बहुत बड़ा हुआ। इसी प्रकार का टैक्स का सुधार जीएसटी में कर दिया। गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे, आज तो रीढ़ की हड्डी बन गया और राज्यों की और भारत सरकार की। 2 लाख करोड़ रुपया महीने का साल का आ रहा है इससे, और 40% 30% राज्यों को भी जा रहा है। तो राज्यों की जो आर्थिक स्थिति अभी है ना, वो कभी कहते हैं 20 यूनिट बिजली फ्री देंगे और एक स्कूटी फ्री दे देंगे और वो दे देंगे। वो सारा का सारा राजस्व जो है वो एक जीएसटी के एक काम से आ रहा है। फिर जीएसटी का जो सेकंड जनरेशन का सुधार किया, वो अभूतपूर्व निर्णय था आर्थिक हिसाब से, और उसमें सब राज्यों ने मिलकर किया और इतनी बड़ी छूट दी। उसके बाद में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा और लोगों की खरीदारी बढ़ी। तो ये टैक्सों के बारे में सरकार की नई सोच, ये सोच आर्थिक विकास को गति देने वाली और भारत सरकार का खजाना बढ़ने वाली सोच है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। और विश्व बैंक से हमारी साझेदारी, वर्ल्ड बैंक से, अब विश्व से हमारे कैसे आर्थिक संबंध है उसका भी इसमें है। तो 8-10 अरब डॉलर की हमारी विश्व बैंक से हैं, और हमने एआई आधारित कई काम किए हैं। अब दूसरा जो बड़ा काम है, एक तो होती है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन लोग बेकार हो रहे हैं, और ये जो है जॉब लेड ग्रोथ है भारत सरकार की, बिल्कुल बदलावा काम। तो जॉब लेड ग्रोथ हो रही है। एमएसएमई में 6.3 करोड़ उद्यम है और 1.5 करोड़ नौकरियां संरक्षित है। ये एमएसएमई के उद्योगों, जो कल हमें बात कर रहे थे कि एमएसएमई पर हमला किया, एमएसएमई की हालत है। कोविड दौरान के दौरान 1.33 करोड़ एमएसएमई को सहायता दी, उनको चालू रखने के लिए, चालू रहे कोविड में। उसी प्रकार 2.39 लाख करोड़ का ऋण एनपीए बनने से बचाया गया। तो इस प्रकार से काम किया। आज मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका के कई बैंक फेल हो जाते हैं, उनके कई बैंक फेल हो जाते हैं। ये कानून 1835 में बनाया गया, और ये कानून भी अंग्रेजों के समय माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही बनाया हुआ कानून है। अंग्रेजों के समय रिजर्व बैंक का कानून भी उन्होंने ही बनाया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वो कानून के ज्ञाता थे ही, वो संविधान के ज्ञाता भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में उनका स्टेचू लगा हुआ है कि वो अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये उनका स्टेचू है। सबसे ज्यादा डिग्रियां अगर भारत में किसी ली तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली। लेकिन इसके साथ एक तथ्य भी बता दूं साहब, इसमें थोड़ा बहुत हमारा भी और जयराम जी का भी, हमारा भी थोड़ा योगदान है। क्योंकि अम्बेडकर शब्द जो है ना साहब, ये शेड्यूल कास्ट का शब्द नहीं है, ये ब्राह्मणों का शब्द है। और वो जब उनको लोगों ने पढ़ने से रोका तो जो उनके टीचर थे उन्हें उनको अपना नाम दे दिया, और इस कारण से वो भीमराव अंबेडकर बने और भारत के इतने बड़े महान नेता बने। तो इसमें सबका थोड़ा बहुत योगदान है। ये आपका योगदान मैं जोड़ देता हूं। तो ये अब, हाँ गांधी जी ने दिया। अब गांधी के तो नकली असली कई फिरते हैं गांधी मुझे। तो मैं, दो बैंकें जो हमारी है आज, पिछली बार केवल 2.5% एनपीए रहा है। एनपीए बैंकों का कम हो गया, बैंकों का विलीकरण हुआ, विलीनीकरण से बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। बैंक लोन खूब दे रहे हैं, बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन भी दे रहे हैं। ये सारी बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करके, हो गया क्या टाइम? तो ये काम करके उन्होंने काम किया है। अब भारत दुनिया की
भारत 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जीडीपी 106.57 लाख उसकी रुपए की हो रही है और 331.3 लाख करोड़ रुपए तक ये चल जाएगी। वृद्धि दर 6.3 से 6% है। इसी प्रकार निर्यात में हमारी 76% वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात का मैंने पहले बता दिया 387 करोड़ रुपया। एफडीआई, रिटेल लेन देन, अब आप देखो लेन देन, महंगाई का नियंत्रण, बैंकिंग सुधार और राष्ट्रीय राजमार्ग 91,287 किलोमीटर है और 1,46,204 किलोमीटर और बने हैं और 160 हवाई अड्डे बन गए। तो इस प्रकार से काम जो ट्रांसपोर्ट का हुआ है वो काम भी बहुत बड़ा हुआ है। विनेश, निर्वाण, डिजिटल क्रांति, डिजिटल भुगतान यूपीआई से, भीम से, इन सब से 2018 में 2071 करोड़ लेन देन हुए और FY 24 में 18,737 करोड़ लेन देन हुए। भारत वैश्विक डिजिटल लेन देन का 50% अकेला भारत करता है। जब ये 49 पॉइंट कुछ परसेंट है, 50% है। और जब मोदी जी ने पानी पी पी कर कोस रहा हूं पानी पी कर कोस रहा हूं। तो ये हुआ, जब ये हुआ था तो कहा भारत तो गांव का देश है साहब और भारत में कौन पढ़ा लिखा है। और जब मैं एक उदाहरण दूं साहब आपको कि मैं बाय रोड, मेरी पत्नी भी थी, ड्राइवर भी था, हम बाय रोड जा रहे थे जयपुर यहां से, तो वो तुलाराम पर आगे जो ब्रिज है वहां पर गाड़ी रुक गई तो कुछ मांगने वाले आते हैं, वो आए और उन्होंने आकर कहा कि देखो, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि खुले नहीं है, तो उन्होंने QR कोड आकर दिया कि इस पर लगा दो। यानी डिजिटल लेन देन यहां तक बढ़ गया कि एक पान वाला, चाय वाला, वो भी सब तो ये करके वहां तक चला गया। तो ये वित्तीय समायोजन भी हुआ है। ये सारा काम करके हम आगे बढ़े। अब जो हमने हो गया समय, तो मैं ये वो करें, तो मैं माननीय उपसभापति महोदय, मुझे 30 मिनट का टाइम दिया था वो और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण क्रांति हुई है, आर्थिक क्रांति हुई है, राजनीतिक क्रांति हुई है, सांस्कृतिक क्रांति हुई है, टोटल रिवॉल्यूशन हुआ है और इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।